हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का जियोग्राफी पढ़ रहे थे। टोटल हम लोगों ने क्लास 7 का 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसमें जो भी संक्षेप में दिया है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी फैक्ट है उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा वो बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों को तस्वीरें में उसे हमेशा आकर्षित करती थी। ये रहा कुछ चित्र। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, ये देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेणुका ने इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान में से हैं और कुछ बर्फीले प्रदेशों एवं कुछ गर्म वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अमेजन बेसिन में जीवन, जो ब्राज़ील में अमेजन जंगल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वहाँ का जीवन अब हम लोग देखते हैं। कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 6.2 में देखेंगे, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इन बेसिन में स्थित देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बिल्कुल बता सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये इक्वाडोर है, ये अमेजन बेसिन है। यहाँ से नदी बेसिन देखिए कई अलग अलग देश में जाता है। जैसे यहाँ पेरू हो गया, ये इक्वाडोर, और ये रहा आपका ब्राज़ील, सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका की। इसके बाद ये है बोलिविया। तो ये बेसिन है अमेजन नदी की। और ये रहा आपका प्रशांत महासागर, ये इधर अटलांटिक महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलवायु, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप में गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च तथा एवं आर्द्रता अति उच्च होती रहती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। अब वर्षा वन हम लोग समझ लेते हैं। तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि एवं सघन वन उग जाते हैं। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं में छत सी बन जाती हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परिजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होता है। वर्षा में
प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पंछी, फिर रंगीन पंछती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पंछियों से भिन्न होती है यहाँ पाए जाते हैं। और प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टाइपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं जो इस अमेजन बेसिन में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजाति भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन जो है असाधारण रूप से समृद्ध है। अब हम लोग वर्षावन के निवासी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ के लोग छोटे छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों को ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे ही में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियां की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसे नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी का प्रदान करती हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते से आकार से छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान होती है। अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल जो आबादी हैं को उस क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ से वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियाँ के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन का वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन में लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, जो कि चित्र 6.6 में दिखाया गया है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। इसके बाद अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जीवन, जो भारत के असम राज्य में पाया जाता है। वहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी असम में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, जैसा कि चित्र 6.8 में दिखाया गया है। तो चित्र को हम लोग बाद में कवर करेंगे। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर और से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों को आप मतलब ढूंढिए, वो एटलस की सहायता से मतलब नाम ढूंढना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून के मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो 6.8 में हम लोग इसका कवर करेंगे। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी
क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि का उपलब्ध होता है, वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ का मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम के चाय के बागान मिलते हैं, जो कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क एवं कीड़ों के संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस एवं घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन में घिरा हुए उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? आपका उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ियों पर। और बेसिन में विविध प्रकार का वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें से हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ये एक सींग वाला गैंडा है, इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन। हम लोग इसको पढ़ते हैं कि विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोहन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर और राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील की साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों को भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान एवं मक्का का दलहन जैसे फसलों बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है। ये जो चित्र में दिखाया गया है प्रदूषित झील, ये देखिए प्रदूषित झील है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहरें एक कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। शहरों तथा यहाँ के स्थित उद्योगों की गंदा पानी बहकर नदी में ही आता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुव्यवस्थित हैं, मतलब सुविकसित है। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग का यातायात एवं प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा से यमुना के किनारे स्थित ताजमहल इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश का विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद क्या है? अभ्यास। अब हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं। जो हम लोगों का चैप्टर था आज 6, उसका अब हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं।
तो इसमें पहला फैक्ट है कि आप जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, अमेजन नदी की, तब सुरक्षा के कवच का घास का स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उनसे पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन से नामक महिला के योद्धाओं की आक्रमण समूह को याद दिला दिया। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा था। ये क्या है, सहायक नदियाँ। तो अमेजन सहायक नदियाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। ये छोटी नदियाँ हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उनकी बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये देख लीजिए अमेजन नदी, जो कि ये विषुवत रेखा है। इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद अगला है अमेजन 1। तो ये देख लीजिएगा अमेजन 1 का आपका दृश्य है, मतलब फ़ोटो। अब इसके बाद फैक्ट है कि ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। कौन सा? ब्रोमीलायड। इसके बाद अगला देखते हैं, ये टेपीर है। यहाँ रहा। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको लगाया जाता है, मतलब जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि को टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ये रहा अमेजन बेसिन। पहले देखिए ये अमेजन बेसिन वनों का क्रमिक विनाश है। पहले कहीं भी वन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है वैसे वैसे उनका विकास भी मायने रखता है। तो कुछ वनों का कटाई हुआ है जहाँ पर आवास है, फिर खेती है। फिर उसके बाद जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा तो और वनों की कमी होगी। इसके बाद ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम में मौजूद है। और ये रहा भारत का नक्शा। ये देख लीजिए गंगा नदी यहाँ से निकलती है और ये बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो कि पद्मा और मेघना जब मिलती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर बेसिन बनाती हैं अपना। तो बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ा डेल्टा है बनता है। इसके बाद और कुछ देख लेते हैं, क्रियाकलाप है। ये धान की कृषि है, ये तो आप जानते हैं। और ये असम में चाय का बागान है। ये रहा। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। देख लीजिए ये वेदिकाएँ हैं, इसी पर कृषि की जाती है। ये तो कुछ जानवर है, एक सिंग वाला गैंडा और मगर। ये तो केस अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ये अंधी डॉल्फिन है। इसके बाद ये रहा कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ किया गया था। ये आपका गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी का कुछ दृश्य, जो कि विश्वनाथ
घाट का है, यानी कि मणिकर्णिका जो घाट है वाराणसी में, वो उसका दृश्य यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अब हम लोग अगला देखते हैं कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में जो है वहाँ का दृश्य है। इसके बाद ये अभ्यास है, तो इसमें पहला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं कि टूकन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि मैनीकाय कहाँ का प्रमुख भोजन है। तीसरा क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन है कि देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। और पांचवा क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये कुछ मिलान है कि सूती कपड़े, मलाका, पिराना, रेशम कीट और काजीरंगा, तो आप मिलान कीजिएगा। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर 7 होगा, क्योंकि हम आज हम लोगों ने 1 से लेके 6 चैप्टर क्लास 7 का जो जियोग्राफी चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसके बाद जो 7 चैप्टर होगा वो हम लोगों का अंतिम चैप्टर होगा क्लास 7 का जियोग्राफी सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।